सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। पाकिस्तानी नेतृत्व के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयानों की भारत ने की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, दुनिया समझ चुकी है पाकिस्तान की चाल। जम्मू कश्मीर के हालात में सकारात्मक सुधार। सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का कश्मीर दौरा आज। उद्योग को प्रोत्साहन के लिए जल्द ही और बड़े कदमों की घोषणा करेगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने हाल ही में कई अहम उपायों का किया है ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष। पाइप के जरिए सभी को पेयजल और सड़क सुरक्षा जैसी केंद्र की प्रमुख योजनाओं के लिए 12 अरब डॉलर कर्ज देने की जताई प्रतिबद्धता। नई प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, फिनटेक और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। विद्वानों, चिकित्सकों और आयुष प्रणालियों से इलाज करने वालों के सम्मान में 12 स्मारक डाक टिकटें करेंगे जारी। हरियाणा में 10 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी होगा शुभारंभ। और निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अभिषेक वर्मा को स्वर्ण और सौरभ चौधरी को कांस्य पदक। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में संजीव राजपूत ने रजत पदक के साथ ओलंपिक कोटा भी किया पक्का। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर भारत। भारत ने अपने आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी नेतृत्व के गैर जिम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने की पाकिस्तानी प्रवृत्ति निंदनीय है। भारत ने पाकिस्तान के नेताओं के बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि वो जानबूझकर दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तानी नेतृत्व के बयान भड़काऊ और जमीनी हकीकत से अलग हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि दुनिया ने उनकी इस चाल को समझ लिया है और अब वो ऐसी बातों से बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि इस्लामाबाद अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। We strongly condemn the highly irresponsible statements made by the Pakistani leadership on matters internal to India. These statements include references to jihad and to incite violence in India. This is intended to project an alarmist situation which is far from the ground realities. Pakistan needs to understand that the world has seen through their provocative and unsubstantiated rhetoric, which is based on lies and deceit. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जम्मू कश्मीर की स्थिति पर गलत बयानी कर रही हैं, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धरातल पर स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। प्रशासन इस बारे में लगातार लोगों को स्थिति के बारे में अवगत करा रहा है। जरूरी चीजें और दवाओं की भी पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। जम्मू के 10 जिलों में मोबाइल फोन शुरू कर दिए गए हैं। कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी मोबाइल परिचालन शुरू हो गया है। जम्मू और लद्दाख में सभी जगहों पर लैंडलाइन सेवा भी शुरू हो गई है। The mobile phones have been opened in 10 districts of Jammu. 10 districts of Jammu as well as in the entire revenue districts of Kupwara and Handwara in the Kashmir Valley. You are aware that the landlines have been operating in Jammu and Ladakh. We have announced a phased opening up of landlines in the valley.
there are certain manual interventions which are required, and that is the reason why it may take some time. The government has also announced that it would ensure the preservation and protection of the heritage, language and identity of the region. इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। वो घाटी में स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राज्य से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद ये सेना प्रमुख की जम्मू और कश्मीर की पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख में किसान जवान विज्ञान मेले का उद्घाटन करने के बाद पाकिस्तान को निशाने पर लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों पर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को पहले सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगानी होगी। अपने यहां रोको, आप हमारे पड़ोसी हो, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी? जो कुछ भी पीओके में हो रहा है और जिस गैर कानूनी तरीके से वहां की जनता के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को उसकी चिंता करनी चाहिए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद एक तरफ जहां विकास योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वहीं कश्मीरियों से संवाद की पहल भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कल पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य और खासकर वहां के युवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानना चाहा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश एक साथ एकीकृत होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जितेंद्र सिंह ने बताया कि किस तरह अब युवाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हवाई यात्रा के मुसाफिरों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर खोले हैं। इसे सिटी सेंटर का नाम दिया गया है। सिटी सेंटर पर सभी एयरलाइंस के टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इसका मकसद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को सुरक्षा जांच और कई दूसरे कार्यों में लगने वाले अनावश्यक देरी से बचाना है। सिटी सेंटर पर टिकट के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक डायरेक्शन आ गई कि इन कोलैबोरेशन विद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हमारा डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंटर यहाँ खोले हर एक एयरलाइंस का प्लस टिकट एजेंट्स का, जो हमारे ट्रैवल के एजेंट्स हैं उनके एक काउंटर खोले ताकि लोगों को सहूलियत मिले यहाँ मेन सिटी सेंटर में टिकट मिलने के लिए। अदरवाइज़ आपको पता है इस वक्त जाना पड़ता था एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी और फ्रिस्किंग और वहाँ एक लाइन बहुत बड़ी होती थी, उससे थोड़ा सा लोगों को दुश्वारी आती थी। वो दुश्वारी दूर करने के लिए हमने फैसला किया, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि यहाँ एक टिकट काउंटर शुरू करें। इस बीच खबर है कि पाकिस्तानी कमांडो समुद्री रास्तों के जरिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और दिल्ली से लेकर गुजरात तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित एसएसजी कमांडो या आतंकी छोटी नौकाओं का उपयोग करके कच्छ की खाड़ी और सरक्रीक क्षेत्र में घुसपैठ करने के प्रयास में है। इलाके में सतर्कता और गश्त बढ़ा दी गई है। कच्छ में घुसपैठ की खबर के बाद प्रशासन ने अलर्ट घोषित करके सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी है, जहां मरीन कमांडो को भी तैनात कर दिया गया है। हालात के मद्देनजर कांडला पोर्ट प्रशासन ने जहाजों के प्रबंधन को सतर्क रहने का आदेश दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश के अंदरूनी मामलों में किसी बाहरी देश का दखल मंजूर नहीं है। विशाखापट्टनम में सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च यानी
समीर के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश के अंदरूनी मामलों में किसी बाहरी देश का दखल मंजूर नहीं है। उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और रक्षा तैयारियों को हमेशा अपने चरम पर रखना चाहिए। And particularly our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists. Keeping all these things in mind, we must be on guard. We must have our own initiatives to protect ourselves. So we don't want to interfere in anybody's internal affairs. We don't want anybody else to interfere in our internal affairs. India is a free country, sovereign country. Every part of India, including Jammu Kashmir, is all part of India. We can't even think of anybody interfering in this internal affairs. What we have done in Kashmir is only an internal arrangement, administrative arrangement. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार की संस्कृति को बढ़ाना देश की ज़रूरत बताया है और उन्होंने कहा कि हर संगठन और संस्था की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों और टीम की सामूहिक क्षमता को आगे लाएं। हैदराबाद में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के 33वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये संस्थान के शीर्ष प्रबंधन और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों में टीम भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नए विचारों को प्रोत्साहित करें, जिससे वो मजबूती से अपनी राय रख सकें। उपराष्ट्रपति ने भागम भाग और आधुनिक जीवन शैली के चलते लोगों की जिंदगी में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे लोगों का स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो रहा है, इसलिए लोगों के काम और जीवन में संतुलन सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है और संगठनों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों में युवाओं और कर्मचारियों को शामिल करना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कॉरपोरेट की तरह प्रोफेशनल लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कोड बनाने की भी आवश्यकता बताई। Problems can be solved individually and also by working together. Perhaps working together can provide better results. Organizations must create an enabling environment in bringing out the innate potential of every person to solve problems and not accept the status quo. Promoting team spirit, encouraging new ideas, knowing the success stories of others, empowering employees to express their opinion freely would help everybody. An organization can make important value addition to a product or service by giving importance to the feedback given by the customers. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जल्द ही उद्योग को प्रोत्साहन के लिए और बड़े कदमों की घोषणा करेगी। गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि उपभोग को बढ़ाने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने खर्च बढ़ाने का फैसला किया है और वाहन बाजार की सुस्ती को दूर करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन में करने का निर्देश दिया गया है। भविष्य में इस तरह के रिफंड 60 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अगर तुलना की जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था अब भी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा खर्च क्षेत्र में खर्च बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। Now we've had very positive response saying the government has taken measures in response to the consultations that we held. And even during last Friday's interaction through the media, I had clearly stated that I will come back on 2 more such announcements sooner. So yes, that is a continuing process. The interaction with the industry and other stakeholders are continuing. And we shall be a responsive government. We shall come back with measures that are asked by the various. We also wanted to recognize that consumption will have to be given a boost. And therefore, from the budget announcements onwards, our consultations have been with industries. And particularly to understand consumption and boosting of consumption related matters, we had announced even in the budget that public spending on infrastructure will continue to be like the way it was between 2014 and 19, will continue to be our priority. We shall be spending considerable amounts for infrastructure building. And for that, post the budgetary announcement, I even went to the extent of saying some of the milestones in the expenditure, in the public expenditure for infrastructure, can even be brought forward.
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चलन में मौजूद मुद्रा 17% बढ़कर 21.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों में 71,543 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 6,801 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरेलू मांग घटने से आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत है। आरबीआई ने कहा कि IL&FS संकट के बाद NBFC से वाणिज्यिक क्षेत्र में कोर ऋण प्रवाह में 20% की गिरावट आई है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि केंद्र सरकार को अधिशेष कोष से 52,637 करोड़ रुपए देने के बाद रिजर्व बैंक के आकस्मिक कोष में 1,96,344 करोड़ रुपए की राशि बची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि ऋण माफी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन, आय समर्थन योजनाओं की वजह से राज्यों के वित्तीय प्रोत्साहनों को लेकर क्षमता घटी है। इस बीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आज चालू वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी करेगा। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के दौरान नकाओ ने सरकार की नई प्रमुख योजनाओं मसलन सभी के लिए पाइप के जरिए पेयजल और सड़क सुरक्षा के लिए अगले 3 साल के दौरान $12 अरब का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई। एडीबी ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री और नकाओ ने नई प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को प्रोत्साहन, अक्षय ऊर्जा, सौर पंप, सिंचाई, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी, फिनटेक, सतत पर्यटन और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर विचार किया। नकाओ ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत को $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश की समावेशी वृद्धि और तेज आर्थिक बदलाव में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। 2018 में एडीबी का भारत को सॉवरेन ऋण रिकॉर्ड $3 अरब पर पहुंच गया। नकाओ ने कहा कि एडीबी अगले 3 साल 2020 से 2022 के दौरान भारत को $12 अरब का ऋण उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इस तरह वो हर साल औसतन $3 अरब का सरकारी ऋण देगा, वहीं $1 अरब निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उपलब्ध कराएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के सलाहकार इमानुएल बोन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक की एक तस्वीर ट्वीट की। हाल ही में राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। पिछले हफ्ते दोनों नेताओं ने फ्रांस में वार्ता की थी, जहां मैक्रों ने जम्मू कश्मीर के विषय पर भारत का रुख दोहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग पुरस्कार प्रदान करेंगे। साथ ही 12 आयुष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे और 10 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले साल 2 विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री विद्वानों, चिकित्सकों और आयुष प्रणालियों से इलाज करने वालों के सम्मान में 12 स्मारक टिकट, ये डाक टिकट होंगी, इन्हें भी जारी करेंगे। इन स्मारक डाक टिकटों पर आयुष प्रणालियों से इलाज करने वालों के महान कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रत्येक विजेता को 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लंबे समय से कर्ज संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का पूरी तरह निजीकरण होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक राउंड की बैठक हो चुकी है और जल्दी एयर इंडिया विनिवेश कमेटी के चेयरमैन और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एयर इंडिया के लिए वैकल्पिक तंत्र को स्थापित करने के लिए बैठक होगी, जिसमें इस पर फैसला किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने विमानन क्षेत्र में जॉब के लिए एक पोर्टल की भी शुरुआत की। The government's determination to privatize Air India is a given. It's undiluted. The procedure involves the formation of an alternate mechanism, which is a group of ministers. My submission to you, that has been formed. It is headed by our Home Minister, Shri Amit Shah ji. Before
You reach that level, there has to be a meeting taken at the cabinet secretary's level to prepare the ground, sift that. That meeting has taken place. वहीं एयर इंडिया ने 2 अक्टूबर से एयरलाइंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एयर इंडिया 2 अक्टूबर से अपनी उड़ानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दी गई। एयर इंडिया के मुताबिक यहाँ 2 स्टेज में प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है। पहले स्टेज में एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर की उड़ानों में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। वहीं दूसरे राउंड में एयर इंडिया की फ्लाइट्स में इसका इस्तेमाल बंद किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की थी और उनकी ये अपील अब धीरे धीरे रंग ला रही है। महज एक दिन बाद यानी कल 31 अगस्त को असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर का प्रकाशन होगा। अंतिम एनआरसी का प्रकाशन 31 अगस्त को होते ही ये तय हो जाएगा कि पिछले साल के मसौदे से बाहर हुए 40 लाख लोगों में से कितने इस एनआरसी लिस्ट में जगह बना पाते हैं और कितने नहीं। ऐसे में असम में प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है और राजधानी गुवाहाटी के कुछ हिस्सों समेत हिंसा के लिए संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में बड़ी सभाओं और लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने अफवाहों में ध्यान न देने की अपील की है और उन लोगों के लिए समुचित सुरक्षा मानकों की व्यवस्था की गई है जिनका नाम अंतिम एनआरसी में न आया हो। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इससे जुड़े ईडी केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से 5 सितंबर तक राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने ईडी से चिदंबरम से पहले हुई पूछताछ और दूसरे दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा है। साथ ही कोर्ट सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान समाप्त हो गया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं, इसी वजह से अभियान को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 7 करोड़ नए मेंबर जोड़े हैं, जिसके साथ ही पार्टी से 18 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि बूथ का चुनाव हमारे यहाँ 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा। नवंबर में जिला इकाइयों का चुनाव होगा और उसके बाद राज्य के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का राष्ट्रीय स्तर का चुनाव दिसंबर में होगा। बूथ का इलेक्शन हमारे यहां 10 अक्टूबर टू 30 तक हम बूथ पर करेंगे। नवंबर महीने में हम इसी प्रोसेस को जिले में करेंगे और उसके बाद हम स्टेट में करेंगे और नेशनल चुनाव हम दिसंबर के बाद करेंगे, दिसंबर में करेंगे। इस तरीके का हमारा प्रोसेस रहेगा। भारत और पोलैंड आतंकवाद के सभी रूपों, खासतौर से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के अपने समकक्ष के साथ रक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद बुधवार को पोलैंड पहुंचे एस जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री जाकेक सापुतोविक्स ने गर्मजोशी भरे माहौल में वार्ता की। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और इसके महत्व को समझाने के लिए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लेखक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की थीम संस्कृत भाषा थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आई जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और इसे लेकर हमें गर्व है। Sanskrit is an old surviving language, it is oldest surviving language in the world. So we have a reason to be very proud of owning this language as an Indian language and being one of the, which is the survivor after so many years in the world.
बात खेलों की करेंगे। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी विश्व कप में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। अभिषेक वर्मा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण अपने नाम किया है। अभिषेक ने फाइनल में 244.2 अंक स्कोर किए। साथ ही सौरभ चौधरी ने भी 221.9 अंक स्कोर करके कांस्य पदक जीता। वहीं संजीव राजपूत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। इसी के साथ संजीव ने 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का 8वां कोटा हासिल किया है। वहीं क्रिकेट में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज जमैका के सबीना पार्क मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में अपने मौजूदा प्रदर्शनों को जारी रखना चाहेगी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने की कोशिश करेगी। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 318 रन से जीता था। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है, ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चुनौती से निपटने में लगे हैं और उन्हीं में से हैं इम्फाल पश्चिम के रहने वाले 45 साल के मोइरंग लोहिया। लोहिया ने पिछले 18 साल में देखते देखते एक अच्छा भला जंगल तैयार कर दिया। बचपन में लोहिया मारू लंगोल हिल रेंज में बने कोबरू पीक जाया करते थे, जो अपनी हरियाली के लिए मशहूर था। जब वो साल 2000 में वहां गए तो अपनी आंखों पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हरा भरा जंगल पूरी तरह वीरान हो चुका था। लोहिया ने साल 2002 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अपनी नौकरी छोड़ दी और मारूलंगोल हिल रेंज के पास ही एक गांव में झोपड़ी डालकर रहने लगे। यहाँ वो अकेले करीब 6 साल रहे और कई प्रजातियों के पौधे लगाए। साल 2003 में लोहिया और उनके दोस्तों ने मिलकर वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई। आज पुंछीलोक फॉरेस्ट एरिया करीब 300 एकड़ में फैला है। यहाँ कई प्रकार के पेड़, जड़ी बूटियां और औषधियां हैं। करीब 250 प्रजातियों के पेड़ और 25 प्रजातियों के बांस यहाँ मिल सकते हैं और इस जंगल में कई जंगली जीव जंतुओं का भी अब डेरा हो गया है। Because of the zoom cultivation and only peas and beans and all are growing, and the huge trunk of the huge trees were all charred, and and it really shocked me, and I really felt very hurt inside. Then I wanted to do something for this nature and Mother Earth. Then that it was the trigger, I should say, and started doing this. और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।